एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब हम बात करें कि दो नंबर्स की बात करें तो देखते हैं एक बार एग्जाम्पल। जैसे आप देखिए मैंने लिखा 5.34 और उसके ऊपर बार। अगर मुझे मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है, मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप देख सकते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, आप हमेशा इसको क्या माने, एक्स अज्यूम कर ले। क्या अज्यूम कर ले इसको, आप एक्स अज्यूम करेंगे तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 5.3434 ये आपने अज्यूम किया। और मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि अगर आप ये चेक करें सबसे पहले कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर कि पॉइंट के बाद 1 और 2 दो डिजिट, यानी जिनके ऊपर बार है वो है दो डिजिट। अगर एक डिजिट था तो किससे मल्टीप्लाई करना था आपको, 10 से, यानी 10 से गुणा करना है। दो डिजिट है तो आपको किससे गुणा करना है, हाँ 100 से, यानी 100 से गुणा करना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर दो डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आपको 100 से गुणा करना है। तो 100x बराबर 534.3434 ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से जब इक्वेशन नंबर 1 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 10 100 में से गया तो बचा 99x। क्या बचा, 99x बराबर, इसमें इसको जब लेस करूंगा तो जरा लेस करने के बाद देखो यहाँ पर हम अगर नोट करें इस चीज को, तो ये हमारे पास है क्या, 534.3434 में से अगर अपन लेस करें 5.3434, तो पॉइंट के बाद की स्थिति क्या है, सेम है। तो 534 में से अगर मैं 5 लेस करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 529 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से फाइनली अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 529/99 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और अगर ये कट जाए तो काट दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था, इसको दिया था अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका नाम था। और इसको हमने क्या बोला था, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जा सकता है। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म कौन सी है, 529/99, इसको हम क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे जिसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। तो मैंने आपको कहा कि जितने भी आसान आवर्ती दशमलव है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स हैं, वो सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो बिल्कुल हाँ, पी परिमेय की संख्या यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे बोला 2.347 और मैंने कहा 47 के ऊपर बार है यहाँ पर। तो मैंने अब क्या किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2.3474747, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हुई, फर्स्ट हो गई। तो वही सेम कॉन्सेप्ट की क्या हो रहा है कि आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, रिपीट हो रहे हैं, कितनों पर बार लगी हुई है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू पॉइंट, दो डिजिट के आगे चला गया तो 234 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर पॉइंट अगर यहाँ चला गया तो हो जाएगा 74747 और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो जब आप इसको लेस करने जाएंगे तो छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, जब लेस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो सेम चीज होगी वही कैंसिल आउट होगी। बाकी डायरेक्टली हम बात करके देखते हैं। तो 99x और इसमें जब इसको लेस करूंगा तो लेस करने पर आएगा 2 3। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 पॉइंट यहाँ पर 3। तो फाइनली x का वैल्यू क्या आएगा, 232.3 अपॉन 99। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है तो आपका जवाब होगा नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2323 डिवाइडेड बाय 990। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया, हमने सीख लिया कि जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन डेसिमल नंबर में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले कि आपको देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे वो हमेशा डेफिनेटली क्या होंगे, वो यहाँ पर परिमेय होंगे यानी रेशनल नंबर होंगे। और जितने भी हम बात करें डेसिमल जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होंगे, वो सभी दो कैटेगरी में जाकर डिवाइड होंगे। एक तो रिपीटेशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती यानी परिमेय। जितने भी रिपीटेशन होंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, तो ये आवर्ती है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, रिपीटेशन की फॉर्म में आएगा। तो रिपीटेशन यानी ये आवर्ती यानी किसकी फॉर्म में चला जाएगा, परिमेय की फॉर्म में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसी में अगर हम आगे बात करें कि
हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी मैंने क्या किया, डेसिमल से परिमेय और अपरिमेय में चला गया। अब मैं उल्टा जा रहा हूं। मान लीजिए कभी कभी आपको क्या होगा कि आपको परिमेय संख्या पहले से दी जाएगी। क्या दी जाएगी बेटा? परिमेय संख्या दी जाएगी, और आपसे पूछेगा कि इस परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या दिया गया बेटा? रेशनल नंबर दिया गया। और आपसे क्या पूछेगा कि ये रेशनल नंबर जो है आपको, तो दो पार्ट आपको दिए जाएंगे। एक तो होगा, क्या होगा, शांत दशमलव। अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक है शांत दशमलव, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा हमारा जो है वो है अशांत आवर्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और आगे क्या है, रिपीटिंग। अब क्या है कॉन्सेप्ट वो समझना। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब की बार मैं आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये बताओ कि जैसे 22/7 है, जैसे 22/7 है, ये कौन सा हुआ? देखो परिमेय तो है ही है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। क्या बताया लास्ट टाइम? मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, परिमेय होंगे। तो 22/7 हमारा है वो परिमेय है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये जो परिमेय नंबर है ये दशमलव की कौन सी कैटेगरी में आएगा। ये इसका जो मतलब कहने का तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 22/7 आएगा। ये पॉइंट में शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में ये आएगा। तो अब मैं कैसे देख के जज करूं कि यार मुझे देख के पता चल जाए कि ये नंबर किस फॉर्म में जाएगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने यूज करने वाला हूं। देखिएगा जरा क्या कॉन्सेप्ट है वो वाला, देखिएगा। चलिए तो समझते हैं हम लोग कि मैं क्या बोलने वाला था आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में केवल 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हो यानी फैक्टर हो। क्या हो? यदि हर में केवल 2, केवल 5 या दोनों के फैक्टर हो, यानी क्या तो या तो 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिले, अगर उसके फैक्टर हो तो वो डेफिनेटली हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा शांत दशमलव की फॉर्म में होंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि हर में 2 या 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का गुणनखंड हो तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा यहाँ होंगे अशांत आवर्ती दशमलव की फॉर्म में होंगे। कैसे? अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, देखना आप लोग। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है 22/7, इसके डिनोमिनेटर यानी हर में कितना लिखा हुआ है, 7। अब 7 क्या फैक्टर बनाए, तो अगर मैं 7 के फैक्टर बनाऊंगा तो 22/7 मीन्स 7 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 7 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हर में क्या है, हर में केवल यहाँ पर 7 है, यानी 2 और 5 के अलावा अलावा जब भी दिखेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अब जैसे शांत की बात करें, जैसे मैं लिखा 32/150। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर ये कट रहा है तो काटें इसको। ठीक है, ये 2 से कट रहा है तो ये हो गया बेटा 16 और ये हो गया नीचे 75। अब अगर इसको और तोड़े तो टूटेगा नहीं, तो 16 का 16 और नीचे जो 75 है इसका मतलब होता है 3 गुणा 25, और 25 का मतलब 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो 5 तो आ गया, 5 तो है, लेकिन मैंने क्या कहा 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए, अलावा जो दिख जाए, एक्स्ट्रा कुछ दिख जाए, तो ये हमारा क्या होगा, फिर से अशांत यदि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा ये, अशांत आवर्ती होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये कहने का मतलब है कि 2 और 5 ही आएगा, या केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा कुछ आ गया तो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव।
जैसे मैं लिखा 39/650, ठीक है। इसको काटते हैं पहले, कटेगा क्या, बिल्कुल 13 से कटा, 13×3 = 39, 13 से काटा 13×5 = 65, 50 आ गया हमारे पास। तो 3/50 का मतलब होता है, देखो 2 × 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये भी सेम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा कि जहां पर भी हर में केवल 2 या 5 हो या दोनों हो, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा शांत दशमलव के फॉर्म में चला जाएगा। इसके अलावा वो एग्जांपल देख लें अगर हम लोग, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5 और 5 की पावर 7 अगर लिखा है, तो देखिए डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा शांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 7, तो ये नीचे 3 और 5 आ चुके हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा हमारे लिए अशांत आवर्ती दशमलव। अब एक छोटी सी बात अगर आपके मन में चल रहा हो कि सर ये बात समझा दो आप कि यहाँ पर अशांत अनावर्ती क्यों नहीं हुआ, तो कभी नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। अशांत अनावर्ती क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अशांत अनावर्ती हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो ये तो परिमेय की बात चल रही थी, तो संभव ही नहीं है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल भी क्लियर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, नंबरों को और तोड़ने की बात करेंगे। तो हमने कुछ बातें सीख ली, अब हमने प्राकृत संख्या को पढ़ लिया, हमने पूर्ण संख्या देख ली, हमने अगर हम बात करें तो हमने परिमेय संख्या की ओर भाग, जिसे हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या, जिसमें हमने दशमलव संख्या को भी अलग से पढ़ा। दशमलव में हमने देखा कि दशमलव संख्या की 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, हमने नाम पढ़े उनके, ये शांत और अशांत जो हमने पढ़ा। शांत वाले परिमेय हो गए, अशांत वाले एक तो हो गए रिपीटेशन में, एक नॉन रिपीटेशन। रिपीटेशन में जितने भी है यानी आवर्ती दशमलव, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, वो सब हमारे कहलाएंगे परिमेय। और जो जो जितने भी हमारे अनावर्ती होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। हमने कैटेगरी पढ़ी ली। अब इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम यहाँ पर होगा बेटा, इसका नाम यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखने जा रहा हूँ, आपने नाम भी सुना होगा, अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड सीखेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा हमको सीखने में। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ये जो अभाज्य संख्या है वो भाग है हमारा, कहां से निकल के आता है, वो हमेशा निकल के आएगा आपके पास प्राकृत संख्याओं से। कहां से बेटा, प्राकृत संख्याओं से। तो ये जो अभाज्य संख्या हमारे पास आया है ना, निकल के कहां से आया है, प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्या जो भी होती है उसी की कैटेगरी है, जिसका नाम है अभाज्य। नाम ही आपने पढ़ा होगा, अ प्लस भाज्य। भाज्य यानी भाजित, यानी जिसमें किसी का भाग जाता हो। अभाज्य मतलब भाग नहीं जाता हो। तो दुनिया के ऐसे नंबर जो या तो एक से या फिर स्वयं से। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखो, दुनिया के सभी नंबर ऐसे हैं जो जो खुद से और एक से डिवाइड होते ही हैं। दुनिया के सभी नंबर ऐसे, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, तो सभी प्राकृत संख्या ऐसी जो या तो एक से या फिर स्वयं से क्या होती है, डिवाइड होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन संख्याओं के बारे में जो केवल, बात ध्यान रखना, केवल वर्ड बोला है, यानी जो केवल एक से और स्वयं से ही डिवाइड होती है, किसी और से डिवाइड नहीं होती, वो हमेशा क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है, यानी हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन अगर आपको, हाँ देखिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में लिख देता हूं आपके सामने, क्या लिखूंगा, ऐसी प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही डिवाइड यानी विभाजित होती हो, वे
अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, अब जैसे संख्याओं की बात करो, एग्जांपल देखूं तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11 कंटिन्यू चल रहे हैं नंबर। 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 46। इस तरह से ये जो सभी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सब क्या है हमारे लिए अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद 47 के बाद भी आगे चल रही है, तो ये सब हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। अब मैंने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है बेटा, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये सब अभाज्य संख्या है। अब आप नोट करेंगे कई पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत स्पेशल पॉइंट की बात चल रही है। तो ये सभी ऐसी संख्या जिनके अगर आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो गुणनखंड हमेशा एक गुणा वह संख्या ही निकल के आएगी। कोई भी इनमें से उठा लीजिए आप नंबर, एक सीक्वेंस में नंबर चल रहे हैं। अब अगर आप इसको नोट करेंगे आगे, तो आप एक चीज नोट करेंगे क्या, कि ये जो संख्या है मैंने आपके सामने लिखी है अभाज्य संख्याएं थी। अब देखो मुझसे पूछता है, सबसे पहला पॉइंट ये पूछता है कि बताओ एक क्या है। तो एक, उस पर जाने के लिए हमें एक छोटी सी बात सीखनी है। हमें क्या बात सीखनी है, देखना एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लिखा है अभाज्य संख्याओं के लिए से रिलेटेड, अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं दुनिया की जो भी हैं उनके गुणनखंड कितने होंगे, हमेशा दो, क्योंकि आप तोड़ोगे जब, जैसे दो को तोड़ा तो दो वो बराबर क्या हो गया, एक गुणा दो। तीन को तोड़ा, एक गुणा तीन। पांच को तोड़ा, एक गुणा पांच। सात को तोड़ा, एक गुणा सात। यानी इसके अलावा कोई फैक्टर उससे संभव नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं केवल कितने गुणनखंड फैक्टर हमारे संभव है, केवल दो फैक्टर संभव है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूं तो कुछ पॉइंट निकल के आएंगे यहाँ से। पहला पॉइंट अब पूछता है कि एक क्या है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या उनके कितने फैक्टर हुए, टू फैक्टर हुए, और भाज्य संख्याओं के मोर देन टू हुए। तो अभाज्य संख्याओं के अगर दो फैक्टर है और भाज्य संख्या के दो से ज्यादा है, तो एक ऐसा नंबर है जिसके ना तो मतलब ना तो हम फैक्टर कर सकते हैं और ना उसके फैक्टर दो से ज्यादा या दो से अगर हम बात करें दो या दो से ऊपर नहीं होंगे, ना तो दो है ना दो से ज्यादा है। तो एक क्या है, आपसे पूछता है एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य, जिसको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या और न ही क्या है यहाँ पर भाज्य संख्या। अब इसका मतलब हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई बेटा हमारे पास दो। तो दुनिया की सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या क्या है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद कौन सी है तीन, उसके बाद कौन सी है पांच। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ दुनिया की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ज्ञात नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ कि यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए जाए, इन चारों में से बड़ी कौन सी है या कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की कौन सी है तो हम बता नहीं सकते। तो आप यहाँ नोट करेंगे, इस सबसे छोटी का तो पता है। अब आपने नाम सुना होगा सम और विषम का, यानी इवन ऑड का। तो मैं पूछूं कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, यानी सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या जो अभाज्य भी है, तो वो कौन सी है, केवल यहाँ पर दो है। अगर मैं आगे बात करूं कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, जी हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी अगर हम पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, पूछूं क्या पूछूं, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ ज्ञात कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र सम संख्या अभाज्य है, वो कौन सी है, दो। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बताओ, उसके बाद दो के बाद छोटी, यानी उसके बाद कौन सी जो हमारी अभाज्य संख्या है जो विषम है, तो हम देखें तो तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। क्या बताया, पहला कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तीन के बारे में, तो तीन जो है
वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तब क्या है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ओके, अब हम आगे बात करें तो बताओ 4 क्या होगी। तो देखो 4, देखो 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, तो 4 क्या होगी, 4 जो होगी वो होगी सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ओके, तो ये चीजें हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है हमसे, तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम और चीज नोट करें तो देखना एक चीज, अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो ये पहली 50 प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर्स में है, तो टोटल कितनी है, ये 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है ये, 15 अभाज्य संख्या। तो यहां पर हम पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। तो बताओ कि पहली 50 प्राकृत संख्या में पूछता है पहली 50 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि पहली 50 प्राकृत संख्या में 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है, 15। तो ऐसे अगर मुझसे पूछे कि 100 में कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, पहली 100 प्राकृत संख्याओं में सेम वही है, तो आपका जवाब होगा कितना, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने बस एक इंपॉर्टेंट बात जो सीखी वो ये है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके कितने फैक्टर होंगे बेटा, केवल 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर स्वयं, इसके अलावा कोई फैक्टर संभव नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या उनके 2 फैक्टर होंगे, ये बस ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आगे अगर हम चलें इसके, तो वो चीज नोट करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ पहली 100 नहीं करते, 110 कर लेते हैं ना। पहली 110 प्राकृत संख्याओं में कितनी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या होती है। अगर मैंने पूछा पहली 110 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो मुझे पता है 100 तक 25 होती है। तो देखो एग्जाम्पल में ऑप्शन है हमारे पास 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 29। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम सॉल्व करके देखेंगे। तो मुझे ये तो पता है 100 तक कितनी है, 100 तक मुझे पता है, और दूसरी बात ये पता है कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर वो कभी अभाज्य नहीं होती। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ 2 को छोड़कर क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हमेशा विषम होती है। तो 2 को छोड़ दो, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। जी हाँ, तो 26, 27, 28, 29 ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जैसे मैं देखता हूँ 101, इससे मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक तो इसका आंसर, दूसरा ये कि अभाज्य संख्याओं को कैसे आप जज कर सकते हैं। तो 101, 102 हमारे पास क्या है, सम है, 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106, फिर 107, फिर 108, 109 और 110। अब आपके सामने मैंने ये 10 संख्याएं लिख दी, क्योंकि 100 तक तो मुझे पता है 25 है, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है। तो मैं 2 काम करने जा रहा हूँ। पहला काम तो ये कि देखो मैंने 100 तक 25 देख लिया, मुझे आगे की देखनी है। तो 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी, 29 होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता। तो अब ये देखिएगा, ये हमारी विषम संख्या है और ये हमारी क्या है, सम संख्या है। तो ये तो कभी होंगी नहीं, देखो जरा, ये तो हमारी कभी होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी बेटा, क्योंकि ये सब क्या है हमारे लिए, ये सब क्या है हमारे लिए, ये सब हमारे लिए कौन सी है, सम संख्या, और सम संख्या कभी होती नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूं कि आपके देखो 105 जो हमारे पास है बेटा, कौन सा 105 जो हमारे पास है, इसको जरा नोट करना। 105 कभी भी हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए अभाज्य नहीं होगा। कारण, क्योंकि इकाई अंक 5 है, और इकाई अंक 5 का मतलब क्या होता है, किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है 5 से,
ठीक है, तो ये डिवाइड किससे हो रहा है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है 5 से। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने इन चीजों को रिमूव कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये 4 संख्या है, अभी मैंने चेक करना नहीं सीखा, अभी तो मैंने केवल इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया कि जो जिनकी शक्ल देख के मुझे पता चल गया कि ये अभाज्य संख्या है। नहीं, अभी 101, 103, 107, 109 इनको मुझे जज करना है कि क्या ये प्राइम नंबर्स है या नहीं। अब जज कैसे करूंगा वो समझना आप लोग। तो यहाँ पर जज करने का तरीका क्या है कि आपको जब भी किसी संख्या को चेक करना है कि वो हमारे लिए क्या हो, वो हमारे लिए अगर अभाज्य है तो कैसे जज करेंगे। तो क्या करो आप, सबसे पहले जिस भी नंबर की आप बात कर रहे हो उसके नजदीक स्क्वायर नंबर देखो। तो 101 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, 101 के नजदीक स्क्वायर नंबर है 100। कौन सा स्क्वायर नंबर है, 100। किसका स्क्वायर है बेटा, 10 का। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा नोट करेंगे कि उस संख्या से छोटी जिसका स्क्वायर है ना, उस संख्या छोटी अभाज्य संख्या। तो हो गई 2, 3, 5, 7। 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7। तो अगर हम देखें 101 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, 100। और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5 और 7 मुझे देखना है। तो यहां पर अगर ये संख्या 101 अगर 2 से 3 से 5 से और 7 से डिवाइड हो गई तो ये अभाज्य डिवाइड हो गई तो ये अभाज्य नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि अभाज्य होती तो डिवाइड होती ही नहीं। तो यहां पर हमें देखना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है, जी नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है, नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड हो रही है, जी नहीं। और क्या ये 7 से डिवाइड हो रही है, नहीं। आप भाग लगा देखिए, नहीं जाएगा। तो अगर ये डिवाइड नहीं है तो ये अभाज्य संख्या होगी। ऐसे 103 को देखते हैं। 103 इसके नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, स्क्वायर नंबर यहाँ पर इसके नजदीक है कौन सा, 100 ही होगा। मतलब 100 किसका स्क्वायर, 10 का। और 10 का मतलब 10 से छोटी संख्या 2, 3, 5, 7। तो आप देखो क्या 2 का भाग जा रहा है, जी नहीं, सम संख्या है नहीं। 3 का भाग जा रहा है क्या, देखो नहीं जा रहा। 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 7 का नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। और अब चेक करोगे तो चारों भी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। तो इसका मतलब 25 तो 100 तक थी, 25 और 4 कितना हो गया, 29। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम जज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल में और मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ये आपको देखना है। तो ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे 201, 203, 221 और 223। तो हम क्या करेंगे, हम जिस भी संख्या की बात कर रहे हैं उस संख्या के नजदीक जो है हमें क्या देखना है, उस संख्या के नजदीक स्क्वायर नंबर देखना है। तो 201 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है बेटा, 196, 14 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बेसिक अगर आप पढ़ेंगे, अगर मैथ्स आप कर रहे हैं तो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो इसके नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है, 196। किसका स्क्वायर है, 14 का। तो 14 छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो चेक करते हैं क्या ये संख्या इनमें से किसी से डिवाइड हो रही है। तो 2 का भाग लगाया, सम संख्या नहीं है, नहीं जाएगा। 3 का भाग लगाया, चला गया, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये मेरा आंसर नहीं है। दूसरा 203, 203 भी नजदीक स्क्वायर नंबर 196। किसका स्क्वायर, 14 का। तो 14 छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वही 2, 3, 5, 7, 11 और 13। क्या 2 का भाग जा रहा है, जी नहीं। 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का नहीं जा रहा। 7 का, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नाम 63, यानी भाग चला गया, यानी ये भी अभाज्य नहीं है। देख लीजिए आप, 7 का भाग इसमें चला गया, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बात करें 221 की, अगर हम बात करें तो 221 देखते हैं हम लोग। तो 221 के बाद अगर हम देखें तो 221 यानी वो 196, 225 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 225 लिया, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या लाएंगे तो यही आएगा। उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 196 लेते तब भी काम करता। तो देखो 2 का लगाया, नहीं जाएगा। 3 का लगाया, नहीं जाएगा। 5 का लगा के देखो, नहीं जाएगा। 7 का भाग लगाएगा, 7 या 21, नहीं जाएगा। उसके बाद 11 का भाग लगाया, 11 दूनी 22, नहीं जाएगा। 13 का भाग लगाया, 13 का 13, 9 बचेगा, 13 से 91, यानी ये भी इसमें भाग चला गया, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या होती तो भाग नहीं जाता, डिवाइड नहीं जाता, पर यहाँ डिवाइड चला गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और बचा कौन सा ऑप्शन, 223। वैसे तो 3 ऑप्शन गलत, चौथा सही होना चाहिए, बट हम सीख रहे हैं
तो हमें पता होना चाहिए। तो वही संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 2 का भाग लगाया नहीं जाएगा, 3 का लगाओ, 4 और 3 7 का नहीं जाएगा, 5 का लगाओ नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? बिल्कुल इसमें तीन सभी का भाग नहीं गया, किसी का भाग नहीं गया, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, यानी 223 ऐसी संख्या है, 223 ऐसी संख्या है जो हमारे लिए क्या हो गई? अभाज्य संख्या निकल के आ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थ्योरेटिकल पार्ट में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अभी हम अभाज्य संख्याओं में मेन बात करें गुणनखंड के बारे में, वो आगे की क्लास में हम सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, हमारा निकल के आता है क्या? सह अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? को प्राइम नंबर्स। अब उसको एग्जांपल से समझना आप लोग। एग्जांपल क्या है जरा देखना एक बार। सह मतलब 7 अभाज्य, यानी ऐसी संख्याएं जो आपस में अभाज्य है, प्राइम है। जो दो नंबर ऐसे जो आपस में क्या एक दूसरे के लिए प्राइम है, वो क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 11 और 13। अब आपको डायरेक्टली जज करना है तो क्या 11 का डिवाइड 13 में जा रहा है, क्या 13 का डिवाइड 11 में जा रहा है, क्या दोनों में किसी तरीके, क्या दोनों में कॉमन तरीके से किसी का डिवाइड जा रहा है? अगर जा रहा है यानी या तो कॉमन जाए या किसी एक का दूसरे में चला जाए, तो वो हमारे लिए अभाज्य सहअभाज्य नहीं होती है। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 7 और 12, क्या 7 का डिवाइड 12 में जा रहा है? जी नहीं जा रहा। क्या 12 का 7 में जा रहा है? जी नहीं जा रहा। क्या दोनों में कॉमन तरीके से किसी का जा रहा है? जी नहीं जा रहा। तो ये हमारे लिए क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। आप अभाज्य वर्ड देख के ये मत देखना कि दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 21 और 23, क्या 21 का भाग 23 में जाता है? जी नहीं जाता। क्या 23 का भाग 21 में जाता है? नहीं जाता। क्या दोनों में किसी का भाग जा रहा है कॉमन तरीके से? जी नहीं जा रहा। तो ये भी हमारे लिए क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। और कौन सी नहीं है? जैसे एक एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा जैसे 28 और मैंने लिखा 36, देख लेते हैं सिंपल वाला। तो इन दोनों में कॉमन तरीके से किसका डिवाइड जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे तो लॉजिक क्या है इसका कि 11 के फैक्टर बनाओ, 1 गुना 11, 13 का फैक्टर बनाए तो 1 गुना 13। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक तो दुनिया के सभी नंबरों में मिलेगा, तो उसको सोचना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर एक तो सभी दुनिया के सभी नंबरों में मिलेगा, तो यहाँ पर एक क्या है हमारे लिए? वो तो ही स्पेशली, इसके अलावा कुछ मिला? जी नहीं। अब हम 7 की बात करें तो 7 के फैक्टर बनाओ, 1 गुना 7। 12 के फैक्टर बनाए तो 2 गुना 6 या 3 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 2। कुछ कॉमन मिला? कोई भी फैक्टर कॉमन मिला? जी नहीं मिला। अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता तो वो सहभाज्य नहीं होती। कॉमन फैक्टर नहीं मिला इसलिए सहभाज्य है। 21 को अगर हम देखें 3 गुना 7 और 23 को अगर हम देखें तो 1 गुना 23। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। पर 28 को अगर आप देखेंगे तो 2 गुना यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 36 की अगर बात करें तो 2 गुना 18, 18 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया। तो अगर दो संख्याएं, दो प्राकृत संख्याएं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर कितना हो? 1, तो वो क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं जिससे आपको पता चल सके। ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। दो प्राकृत संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, क्या हो? 1 हो। ये एक नंबर है, संख्या नहीं है। ये मतलब संख्या मतलब काउंटिंग नहीं है, ये नंबर है एक स्पेशली। तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल 1 हो। क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या कहलाती है। देख लो यहाँ पर हमने इस तरह से पढ़ लिया। तो ये थी हमारे लिए क्या? सहभाज्य संख्याएं। तो और इसके अलावा हम थ्योरेटिकल पार्ट में और चलें तो ये वैसे हमारे क्या काम आती है? कैलकुलेशन में काम आती है बहुत जगह, पर पूछ लेता है एग्जामिनर तो हमें आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट में और चले आगे तो एक इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य युग्म। प्राइम पेयर एक तरह से अगर बोले तो ये अभाज्य युग्म क्या होते हैं? देखो हम बात करें अभाज्य संख्याओं के लगातार की बात करें, जैसे
जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और आगे भी ऐसे चलती है। तो ये अभाज्य संख्या मैंने लिखी। तो अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? जब दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच में क्या दिखे आपको एक भाज्य संख्या, तो वो हमेशा क्या कहलाती है? अभाज्य युग्म कहलाते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई भाज्य संख्या नहीं है तो नहीं होगा। 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कौन आता है? 4 आता है, इसलिए क्या कहलाएगी ये? अभाज्य युग्म। 5 और 7, 5 6 7 काउंटिंग बोलो। 11 12 13 बिल्कुल। 17 18 19 23 29 नहीं होता, 29 30 31, यानी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में क्या काउंटिंग में आए? एक भाज्य संख्या आए। अब देखो 37 के बाद नहीं आएगा, 41 42 43 और यहाँ पर नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दो डेफिनेशन क्या हुई? दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके मध्य एक भाज्य संख्या हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य युग्म कहलाती है। तो ये हमें हमारे एग्जाम में पूछ लेता है और कई बार मैं आपको कई बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ऐसे पूछता है कि बताओ 50 और 70 के बीच में, यानी 50 से 70 के बीच में कितने अभाज्य युग्म यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है जो हमें सब आनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको सारी क्लास ली पूरी, इसमें आपको मैंने प्राकृत संख्या का बताया, पूर्ण संख्या का बताया, पूर्णांक संख्या बताया, दशमलव के बारे में बताया, अभाज्य संख्या के बारे में बताया, भाज्य के बारे में बताया। तो अभाज्य की और अभाज्य और भाज्य, भाज्य का मतलब यही है कि जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, बस सीधा रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये सब हमने थ्योरेटिकल पढ़ा और इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर लेके जाएंगे। और उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको ये इतना कुछ पढ़ाया आपको समझ आया होगा। ये डेफिनेटली हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। किसी भी एग्जाम की बात करूं, जहां पर आप जाएंगे, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, आपको बेसिक बातें मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।